क्या आपने कभी सोचा है भारत में इतने सारे राज्य हैं तो केंद्र शासित राज्यों की क्या जरूरत है। आखिर दिल्ली, चंडीगढ़, लद्दाख या अंडमान एंड निकोबार को किसी सामान्य राज्य की तरह क्यों नहीं चलाया जाता। इनके फैसलों में केंद्र सरकार की भूमिका इतनी बड़ी क्यों होती है, और क्या कोई केंद्र शासित प्रदेश आगे चलकर पूर्ण राज्य बन सकता है। इन सभी सवालों का जवाब भारत के नक्शे से नहीं बल्कि उसके प्रशासनिक ढांचे से मिलता है। भारत एक संघीय व्यवस्था वाला देश है। आसान भाषा में कहें तो यहाँ शासन की जिम्मेदारियां केंद्र और राज्यों के बीच बांटी गई हैं। केंद्र सरकार पूरे देश से जुड़े मुद्दे संभालती है, जैसे रक्षा, विदेश नीति और मुद्रा। वहीं राज्य सरकारें अपने अपने इलाके की जरूरतों के मुताबिक काम करती हैं, जैसे पुलिस, स्वास्थ्य, खेती और जमीन से जुड़े मामले। हर पूर्ण राज्य की अपनी चुनी हुई विधानसभा होती है। जनता विधायक चुनती है, बहुमत वाली पार्टी या गठबंधन सरकार बनाता है और मुख्यमंत्री अपने मंत्रिमंडल के साथ उस प्रशासन को चलाते हैं। राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख होते हैं, लेकिन आमतौर पर सरकार मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल की सलाह पर ही चलती है। इसी व्यवस्था के बीच एक अलग प्रशासनिक इकाई आती है, जिसे केंद्र शासित प्रदेश कहा जाता है। नाम से ही इसका मतलब काफी हद तक साफ है। ऐसा क्षेत्र जिसका प्रशासन सीधे केंद्र सरकार के नियंत्रण में होता है। राष्ट्रपति वहां अपना प्रतिनिधि नियुक्त करते हैं। उसे इलाके के मुताबिक उपराज्यपाल या प्रशासक कहा जाता है। ज्यादातर केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कानून बनाने का अधिकार संसद के पास होता है। कुछ केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा और मुख्यमंत्री भी हैं, फिर भी उनकी ताकत पूर्ण राज्यों जितनी नहीं होती। यानी वहां स्थानीय लोकतंत्र तो है, लेकिन केंद्र का नियंत्रण भी बना रहता है। यही राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच का सबसे बड़ा डिफरेंस है। एक तरफ जहां राजनीतिक आजादी है, तो दूसरी तरफ केंद्र की सीधी निगरानी। लेकिन यह व्यवस्था बनी कैसे? इसके लिए हमें 26 जनवरी 1950 में जाना होगा। जिस दिन भारत का संविधान लागू हुआ था, उस वक्त देश का नक्शा आज की तरह 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में नहीं बटा था। भारत को पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी नाम की 4 श्रेणियों में रखा गया था। पार्ट ए में ब्रिटिश शासन के पुराने और बड़े प्रांत शामिल थे, जैसे बॉम्बे, मद्रास और संयुक्त प्रांत। यहाँ गवर्नर के जरिए प्रशासन चलाने की पुरानी व्यवस्था रही थी। पार्ट बी में उन बड़ी रियासतों या रियासतों के ग्रुप्स को रखा गया था जिनका आजादी के बाद भारत में विलय हुआ। इनमें हैदराबाद और मैसूर जैसे इलाके शामिल थे। पार्ट सी में दिल्ली, अजमेर और कुर्ग जैसे छोटे क्षेत्र थे। इनमें कुछ पुराने चीफ कमिश्नर प्रांत थे और कुछ छोटी रियासतें। इनका प्रशासन केंद्र की तरफ से नियुक्त अधिकारी चलाते थे। पार्ट डी में सिर्फ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड था। मेनलैंड से बहुत दूर होने के कारण इसकी प्रशासनिक जरूरतें बिल्कुल अलग थीं। लेकिन पार्ट ए, बी, सी और डी वाला ये बंटवारा स्थायी समाधान नहीं था। अलग अलग इलाकों में भाषा और संस्कृति के आधार पर राज्य बनाने की मांग उठने लगी। सवाल था कि आजादी से पहले मिली सीमाओं को वैसे ही रखा जाए या लोगों की पहचान और प्रशासनिक सुविधा के मुताबिक नया नक्शा बनाया जाए। इसी चुनौती को समझने के लिए दिसंबर 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया, जिसकी अध्यक्षता फजल अली ने की। आयोग ने देश के अलग अलग हिस्सों की भाषा, संस्कृति, प्रशासन और आर्थिक हालात का अध्ययन किया। आयोग ने सितंबर 1955 में अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपी। इसके बाद 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम और संविधान का 7वां संशोधन लाया गया। 1 नवंबर 1956 से पार्ट ए, बी, सी और डी की पुरानी व्यवस्था खत्म हो गई। देश को 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया। यहीं से मॉडर्न टर्म में यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश की औपचारिक शुरुआत हुई। अब कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा समझिए। केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा हमेशा के लिए तय नहीं होता। कई बार ये प्रशासनिक इनक्यूबेटर की तरह काम करता है। इनक्यूबेटर यानी ऐसी व्यवस्था जिसमें किसी छोटे, नए या संवेदनशील इलाके को पहले केंद्र की निगरानी में स्थिर होने का समय दिया जाता है। हालात और संस्थाएं मजबूत होने पर उसे पूर्ण राज्य बनाया जा सकता है। हिमाचल प्रदेश 1956 में केंद्र शासित प्रदेश बना और 25 जनवरी 1971 को उसे पूर्ण राज्य बनाया गया। त्रिपुरा 1956 से केंद्र शासित प्रदेश था और 21 जनवरी 1972 को उसे राज्य का दर्जा मिला। गोवा 1961 में पुर्तगाली शासन से मुक्त होने के बाद दमन और दीव के साथ केंद्र शासित प्रदेश बना। फिर 30 मई 1987 को उसे पूर्ण राज्य बना दिया गया।
यानी केंद्र शासित प्रदेश सिर्फ नक्शे पर बना छोटा इलाका नहीं है। कई इलाकों के लिए ये केंद्र के अधीन रहने की स्थायी व्यवस्था है, तो कुछ के लिए पूर्ण राज्य बनने तक का एक पड़ाव। मगर अगला सवाल इससे भी बड़ा है, किस इलाके को केंद्र अपने नियंत्रण में रखता है और इसके पीछे भूगोल से लेकर सुरक्षा तक कौन कौन सी मजबूरियां काम करती हैं? इसका जवाब किसी एक नियम में नहीं मिलता। भारत के केंद्र शासित प्रदेश अलग अलग कारणों से बने हैं। कहीं क्षेत्र इतना छोटा है कि उसे पूर्ण राज्य बनाना व्यावहारिक नहीं है, कहीं राष्ट्रीय राजधानी की सुरक्षा का सवाल है, कहीं अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, तो कहीं सदियों पुरानी सांस्कृतिक पहचान बचाने की जरूरत। पहली वजह है क्षेत्र का आकार, आबादी और उसे चलाने का खर्चा। लक्षद्वीप को ही देखिए, अरब सागर में फैले इस केंद्र शासित प्रदेश का कुल क्षेत्रफल केवल 32 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ छोटे छोटे द्वीप हैं और आबादी भी किसी सामान्य राज्य के मुकाबले बहुत कम है। अब अगर लक्षद्वीप को पूर्ण राज्य बना दिया जाए तो उसे राज्य चलाने वाला पूरा प्रशासनिक ढांचा देना पड़ेगा। अपनी विधानसभा अलग बनानी होगी, मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल चाहिए होगा, अलग चुनावी और प्रशासनिक इंतजाम करने पड़ेंगे, लोक सेवा आयोग जैसी संस्थाओं की जरूरत होगी, न्यायिक व्यवस्था का खर्च बढ़ेगा, बड़ी संख्या में अधिकारी और कर्मचारी नियुक्त करने होंगे। ये पूरा ढांचा चलाने में जितना पैसा लगेगा वो उस छोटे से इलाके की जरूरत और आमदनी के मुकाबले बहुत ज्यादा होगा। इसलिए वहां केंद्र के जरिए प्रशासन चलाना ज्यादा आसान और व्यवहारिक माना गया। चंडीगढ़ की स्थिति भी कुछ ऐसी ही है। इसका क्षेत्रफल करीब 114 वर्ग किलोमीटर है। ये पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी है। अगर इसे किसी एक राज्य में मिला दिया जाता तो दूसरे राज्य का एतराज होना लाजमी था, और अगर इसे अलग पूर्ण राज्य बनाया जाता तो इतने छोटे इलाके के लिए पूरा सरकारी तामझाम खड़ा करना पड़ता। इसलिए इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाकर एक साझा और अलग प्रशासनिक इकाई के रूप में रखा गया। दूसरी जगह दिल्ली है। यहाँ मामला सिर्फ खर्च या आकार का नहीं है, बल्कि देश की सत्ता और सुरक्षा का है। एक पल के लिए सोचिए कि दिल्ली पूर्ण राज्य होती, केंद्र में अलग पार्टी की सरकार होती और दिल्ली में उसकी विरोधी पार्टी सत्ता में होती। तब दिल्ली पुलिस किसके आदेश पर काम करती? संसद और राष्ट्रपति भवन की सुरक्षा कौन तय करता? किसी बड़े विदेशी मेहमान के दौरे पर अंतिम फैसला किसका होता? दिल्ली में संसद है, राष्ट्रपति भवन है, प्रधानमंत्री कार्यालय है, सुप्रीम कोर्ट है, केंद्रीय मंत्रालय हैं और दुनिया भर के देशों के दूतावास भी यहीं पर हैं। यहाँ होने वाली छोटी सी प्रशासनिक खींचतान भी पूरे देश में कामकाज और भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि पर असर डाल सकती है। मान लीजिए केंद्र को किसी विदेशी राष्ट्राध्यक्ष की सुरक्षा के लिए अचानक सड़क बंद करनी हो, लेकिन राज्य सरकार उससे सहमत ना हो, या किसी बड़े राष्ट्रीय आयोजन के दौरान पुलिस के इस्तेमाल पर दोनों सरकारों में टकराव हो जाए। ऐसी सिचुएशन सिर्फ राजनीतिक विवाद नहीं रहेगी, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बन सकती है। इसलिए दिल्ली को विधानसभा और चुनी हुई सरकार तो दी गई, लेकिन पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था और जमीन जैसे 3 अहम विभाग केंद्र के पास ही रखे गए। यानी दिल्ली के लोगों को स्थानीय सरकार चुनने का अधिकार तो है, मगर राजधानी की सुरक्षा और रणनीतिक जमीन पर अल्टीमेट कंट्रोल केंद्र का बना रहता है। तीसरी वजह उन क्षेत्रों से जुड़ी है जहां फैसले सिर्फ प्रशासनिक नहीं होते, उनका रिश्ता देश की सीमाओं और सेना की तैयारियों से भी होता है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड भारत के मेनलैंड से बहुत दूर बंगाल की खाड़ी में मौजूद है। यह इलाका स्ट्रेट ऑफ मलक्का के बहुत करीब है। मलक्का वो समुद्री रास्ता है जिससे एशिया और दुनिया के व्यापार का एक बड़ा हिस्सा गुजरता है। इस कारण अंडमान और निकोबार केवल पर्यटन वाली जगह नहीं, बल्कि भारत की समुद्री सुरक्षा की अहम चौकी भी है। किसी संदिग्ध जहाज की गतिविधि हो, समुद्री घुसपैठ का खतरा या प्राकृतिक आपदा के बाद राहत पहुंचानी हो तो फैसले जल्दी लेने पड़ते हैं। अलग राज्य सरकार और केंद्र के बीच अधिकारों की खींचतान यहाँ देरी पैदा कर सकती है। इसलिए राष्ट्रपति की तरफ से नियुक्त उपराज्यपाल के जरिए केंद्र सरकार यहाँ पर प्रशासन चलाती है। इससे नौसेना, तटरक्षक बल और स्थानीय प्रशासन के बीच तालमेल बना रहता है। ऐसी ही संवेदनशीलता जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी दिखाई देती है। इनकी सीमाएं पाकिस्तान और चीन से लगती हैं। ये इलाका लंबे समय से आतंकवाद, घुसपैठ, सीमा विवाद और अलगाववाद जैसी चुनौतियों का सामना करता रहा है। 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म कर दिया। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के बाद 31 अक्टूबर 2019 को पुराने राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया। जम्मू कश्मीर को विधानसभा वाला केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, जबकि लद्दाख को बिना विधानसभा वाला केंद्र शासित राज्य रखा गया।
इसके बाद सुरक्षा और प्रशासन में केंद्र की भूमिका बढ़ गई। तर्क ये दिया गया कि संवेदनशील सीमाओं वाले क्षेत्र में सेना, केंद्रीय सुरक्षा बलों और स्थानीय प्रशासन के बीच तेजी से फैसले लिए जा सकेंगे। हालांकि इस फैसले पर राजनीतिक असहमति भी रही और जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा लौटाने की मांग अब भी बनी हुई है। चौथी वजह है पहचान। अंग्रेजों के जाने के बाद भी पुडुचेरी लंबे समय तक फ्रांस के कब्जे में रहा। 1 नवंबर 1954 को इसका वास्तविक प्रशासन भारत को सौंपा गया और 16 अगस्त 1962 को इसका कानूनी विलय पूरा हुआ। आज भी वहां की इमारतों, सड़कों, खानपान और सामाजिक जीवन में फ्रांसीसी असर दिखाई देता है। गोवा, दमन और दीव पर पुर्तगाल का शासन रहा। दिसंबर 1961 में ऑपरेशन विजय के बाद ये इलाके भारत का हिस्सा बने। यहाँ का आर्किटेक्चर, धार्मिक परंपराएं, भाषा और रहन सहन पर पुर्तगाली दौर की गहरी छाप थी। अगर पुडुचेरी को सीधे तमिलनाडु में या दमन और दीव को किसी पड़ोसी बड़े राज्य में मिला दिया जाता तो उनकी अलग पहचान धीरे धीरे कमजोर पड़ सकती थी। केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा देकर इन्हें भारतीय व्यवस्था में शामिल भी किया गया और अपनी विरासत बचाने की जगह भी दी गई। यानी हर केंद्र शासित प्रदेश के पीछे अलग मजबूरी और अलग कहानी है। लेकिन केंद्र का सीधा नियंत्रण कागज पर चलता कैसे है? राष्ट्रपति की शक्तियां क्या हैं और किसी इलाके में उपराज्यपाल तो किसी में प्रशासक क्यों बैठता है? यहीं से इस व्यवस्था की असली संवैधानिक कहानी शुरू होती है। इसकी पहली कड़ी है अनुच्छेद 239, जो कहता है कि हर केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन राष्ट्रपति के जरिए चलाया जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि राष्ट्रपति खुद रोजमर्रा की फाइलें देखते हैं। राष्ट्रपति अपनी ओर से एक प्रतिनिधि नियुक्त करते हैं। संविधान की भाषा में ये प्रतिनिधि राष्ट्रपति का एजेंट होता है और एजेंट कहीं प्रशासक कहलाता है तो कहीं उसको उपराज्यपाल कह देते हैं। जब दोनों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और दोनों केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं तो फिर इनके नाम अलग क्यों हैं? चंडीगढ़, लक्षद्वीप, दादरा नागर हवेली और दमन एंड दीव जैसे छोटे और बिना विधानसभा वाले क्षेत्रों में राष्ट्रपति के प्रतिनिधि को आमतौर पर प्रशासक कहा जाता है। यहाँ स्थानीय स्तर पर मुख्यमंत्री या मंत्रिमंडल नहीं होता, इसलिए प्रशासन चलाने की जिम्मेदारी प्रशासक के पास रहती है। अनुच्छेद 239 राष्ट्रपति को यह अधिकार भी देता है कि किसी पड़ोसी राज्य के राज्यपाल को केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी जा सकती है। चंडीगढ़ इसका सबसे साफ उदाहरण है। पंजाब के राज्यपाल चंडीगढ़ के प्रशासक के रूप में भी काम करते हैं। इस भूमिका में वो पंजाब की चुनी हुई सरकार की सलाह पर काम नहीं करते। चंडीगढ़ से जुड़े मामलों में वो राष्ट्रपति के प्रतिनिधि होते हैं। यानी एक ही व्यक्ति पंजाब में संवैधानिक राज्यपाल और चंडीगढ़ में केंद्र के प्रशासक की दो अलग अलग भूमिकाएं निभाता है। अब दूसरी तरफ उपराज्यपाल हैं। दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में राष्ट्रपति के प्रतिनिधि को उपराज्यपाल कहा जाता है। आमतौर पर यह पदनाम बड़े, संवेदनशील या विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों में इस्तेमाल होता है। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात है, संविधान प्रशासक और उपराज्यपाल के बीच कोई ऐसी स्थायी ऊंच नीच तय नहीं करता कि उपराज्यपाल हमेशा ज्यादा पावरफुल होगा। असली ताकत पद के नाम नहीं बल्कि उस केंद्र शासित प्रदेश पर लागू संविधान और कानून से तय होती है। अंडमान एंड निकोबार में विधानसभा नहीं है, इसलिए वहां उपराज्यपाल की प्रशासनिक भूमिका काफी सीधी है। वहीं दिल्ली में विधानसभा, मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल है, इसलिए उपराज्यपाल को चुनी हुई सरकार के साथ काम करना पड़ता है। यहीं से ये व्यवस्था सरल प्रशासन के बजाय संवैधानिक चक्रव्यूह बन जाती है। भारत के 8 केंद्र शासित प्रदेशों में से 3 के पास विधानसभा है। ये हैं दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर। इन 3 क्षेत्रों को पूर्ण राज्य नहीं बनाया गया, लेकिन इनकी बड़ी आबादी और स्थानीय जरूरतों को पूरी तरह केंद्र के अधिकारियों के भरोसे भी नहीं छोड़ा गया। लोगों को अपना विधायक चुनने, सरकार बनाने और स्थानीय मुद्दों पर जवाब मांगने का अधिकार दिया गया। इसी व्यवस्था को आमतौर पर आंशिक राज्य या हाइब्रिड मॉडल कहा जाता है। इसका मतलब होता है आधा ढांचा राज्य जैसा और आधा केंद्र शासित प्रदेश जैसा। पुडुचेरी के लिए संवैधानिक जमीन अनुच्छेद 239 ए ने तैयार की। अनुच्छेद 1962 में संविधान के 14वें संशोधन के जरिए जोड़ा गया। इसने संसद को अधिकार दिया कि वो पुडुचेरी में विधानसभा और मंत्रिपरिषद बनाने के लिए कानून बना सकती है। इसके बाद संसद ने 1963 में गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज एक्ट बनाया। इसी कानून के तहत पुडुचेरी को चुनी हुई विधानसभा, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद मिला, लेकिन अंतिम संवैधानिक नियंत्रण केंद्र के पास बना रहा। दिल्ली की व्यवस्था अलग अनुच्छेद 239 ए के तहत चलती है। इसे 1991 में संविधान के
69वें संशोधन के जरिए जोड़ा गया और 1 फरवरी 1992 से लागू किया गया। जम्मू कश्मीर की विधानसभा का आधार 2019 का जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम है। तीनों के पास विधानसभा है, लेकिन तीनों का संवैधानिक मॉडल एक जैसा नहीं है। ये फर्क समझना जरूरी है, क्योंकि अक्सर इनके अधिकारों को एक ही तराजू पर तौल लिया जाता है। सबसे साफ लक्ष्मण रेखा दिल्ली में खींची गई है। दिल्ली की चुनी हुई सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, बिजली और स्थानीय विकास जैसे कई विषयों पर काम कर सकती है, लेकिन राज्य सूची के 3 अहम विषय उसके अधिकार से बाहर हैं, जो है पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था यानी कि पब्लिक ऑर्डर और जमीन। दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन आती है। जमीन से जुड़े फैसलों में दिल्ली विकास प्राधिकरण की भूमिका रहती है। दंगा, बड़ा प्रदर्शन या सुरक्षा संकट हो तो सार्वजनिक व्यवस्था पर फाइनल कंट्रोल भी केंद्र के पास रहता है। इसके पीछे तर्क वही है जो दिल्ली के रणनीतिक दर्जे में दिखाई देता है। संसद, दूतावासों, राष्ट्रपति भवन और केंद्रीय संसाधनों की सुरक्षा किसी स्थानीय राजनीतिक टकराव में नहीं फंसनी चाहिए। जम्मू कश्मीर में भी पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था केंद्र के अधिकार में रखी गई है, लेकिन जमीन के मामले में उसकी स्थिति दिल्ली से अलग है। पुडुचेरी का मॉडल भी अलग है। इसलिए ये कहना सही नहीं होगा कि विधानसभा वाले हर केंद्र शासित प्रदेश से वही 3 अधिकार एक समान तरीके से लिए गए हैं। फिर भी सुरक्षा से जुड़े मामलों में केंद्र की स्थिति पूर्ण राज्यों के मुकाबले कहीं ज्यादा मजबूत रहती है। लेकिन हाइब्रिड मॉडल की असली परीक्षा तो तब होती है जब जनता की चुनी हुई सरकार और केंद्र के प्रतिनिधि दोनों एक ही फैसले पर अपना अधिकार जताते हैं। दिल्ली में यही टकराव कई बार अदालत की चौखट तक पहुंचा और इसने तय किया कि लोकतांत्रिक जनादेश और केंद्र की ताकत के बीच सीमा आखिर कहां खींची जाएगी। इस कहानी की शुरुआत तो वैसे 1992 में हुई थी, जब दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया और विधानसभा, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद वाली नई व्यवस्था लागू हुई। लेकिन दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं बनी। जैसा कि मैंने अभी बताया था, पुलिस, पब्लिक ऑर्डर और जमीन का मामला केंद्र के पास है। बाकी मामलों में फैसला लेने का हक चुनी हुई सरकार के पास है। यही एक संवैधानिक पेंच भी है। अगर उपराज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच किसी मुद्दे पर मतभेद हो तो उपराज्यपाल मामला राष्ट्रपति के पास भेज सकते हैं। सवाल था कि मतभेद किन मामलों में माना जाएगा। क्या हर सरकारी फाइल उपराज्यपाल के पास जाएगी? क्या मुख्यमंत्री अपने अधिकारियों से काम करा सकते हैं या आखिरी मोहर केंद्र के प्रतिनिधि की लगेगी? 2013 के बाद दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच अधिकारियों की नियुक्ति, तबादले और एंटी करप्शन ब्रांच जैसे मुद्दों पर विवाद बढ़ा। अगस्त 2016 में दिल्ली हाई कोर्ट ने उपराज्यपाल को दिल्ली का प्रशासनिक प्रमुख माना। दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची और कहानी ने कानूनी लड़ाई का रूप ले लिया। 4 जुलाई 2018 को सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों वाली संविधान पीठ ने फैसला सुनाया। अदालत ने कहा कि पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था और जमीन को छोड़कर उपराज्यपाल को मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर काम करना होगा। हर मतभेद राष्ट्रपति को नहीं भेजा जा सकता। उपराज्यपाल स्वतंत्र सत्ता केंद्र नहीं है और दोनों पक्षों को तालमेल से शासन चलाना चाहिए। मगर इस फैसले के बाद भी खींचतान खत्म नहीं हुई। 2021 में केंद्र सरकार GNCTD संशोधन कानून लाई। इसमें कहा गया कि दिल्ली विधानसभा के बनाए कानूनों के रेफरेंस में सरकार का मतलब उपराज्यपाल होगा। चुनी हुई सरकार को कुछ फैसलों से पहले उपराज्यपाल की राय लेने की व्यवस्था भी मजबूत की गई। दिल्ली सरकार ने इसे अपने अधिकारों में कटौती बताया। अगला सवाल नौकरशाहों का था। अधिकारियों की नियुक्ति, तबादला और पोस्टिंग कौन करेगा? 11 मई 2023 को सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने सर्विसेज पर कंट्रोल दिल्ली सरकार को दे दिया। अदालत ने इसे जवाबदेही की 3 कड़ियों से समझाया। अधिकारी मंत्रियों के प्रति जवाबदेह हो, मंत्री विधानसभा के प्रति और विधानसभा जनता के प्रति जवाबदेह हो। अगर सरकार का अपने अधिकारियों पर कंट्रोल ना हो तो जनता उससे काम का हिसाब कैसे मांगेगी? लेकिन 8 दिन बाद 19 मई 2023 को केंद्र सरकार नया अध्यादेश ले आई। बाद में इसे संसद ने कानून बना दिया। इसके तहत NCCSA यानी कि नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी बनाई गई। इसमें मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और प्रधान गृह सचिव को रखा गया। बहुमत अधिकारियों का रहा और मतभेद की स्थिति में अंतिम फैसला उपराज्यपाल के पास गया। इस तरह सेवाओं पर केंद्र का प्रभाव फिर मजबूत हो गया। दिल्ली का विवाद सिर्फ मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल की लड़ाई नहीं है। ये सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के बीच भारत की पुरानी बहस है। देश के 28 राज्य स्थानीय आजादी और लोकतांत्रिक अधिकारों की तस्वीर पेश करते हैं। वहीं 8 केंद्र शासित प्रदेश छोटे क्षेत्रों के प्रशासन, सांस्कृतिक पहचान और राष्ट्रीय सुरक्षा की जरूरतों को संभालते हैं।
दोनों व्यवस्थाएं मिलकर भारत के लचीले संघीय ढांचे को बनाती है, लेकिन संविधान हर राजनीतिक तनाव का जवाब नहीं दे सकता। कई विवादों का हल कानून की किताबों से ज्यादा सहयोगी संघवाद में छिपा है, यानी केंद्र और स्थानीय सरकारें एक दूसरे को राइवल नहीं, साझेदार माने। यही सवाल जम्मू कश्मीर के भविष्य से भी जुड़ा है। उसे पूर्ण राज्य का दर्जा लौटाने की बात लगातार राजनीतिक चर्चा में है। अगर ऐसा होता है तो ये सिर्फ नक्शे में बदलाव नहीं होगा, बल्कि इस बात की परीक्षा होगी कि हमारा देश सुरक्षा और जनता की आजादी के बीच बैलेंस कैसे बनाता है। आज के अनकही में इतना ही।